हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का जेएआईबी एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नंबर 5 के साथ। सो पीपीबी में सभी दोस्त जुड़ जाइए और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएआईबी सीएआईबी बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। फटाफट इसको जुड़ जाइए यहाँ पर और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो 49 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है पहले समझ लीजिए। मैश टोपोलॉजी की बात करें तो सबसे सही जो मैश टोपोलॉजी है वो ये है, यानी मान लीजिए एक डिवाइस 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है और ये आपस में भी सब कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे। दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। सो इन मैश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ स्टार लाइक अरेंजमेंट विद आ सेंट्रल हब, ठीक है। चलो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर देखते हैं, मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। मैश टोपोलॉजी यूज आ सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन अ लीनियर सीक्वेंस। ये बस टोपोलॉजी है, ये क्या है, बस। तो ये तो गलती हो गया। इन मैश टोपोलॉजी डिवाइसेस कम्युनिकेट ओनली थ्रू सेंट्रल रूट, ठीक है। अब देखो, आप इस चित्र को देखोगे तो क्या आंसर दोगे। अगर आपसे कहा जाए इस चित्र को देख के आंसर दीजिए, तो इस चित्र को देख के आप आंसर ये दोगे कि जो मैश टोपोलॉजी होती है, क्या होती है, जो मैश टोपोलॉजी होती है कनेक्ट होती है ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस से कनेक्ट है। मल्टीपल पाथ ऑफ डेटा ट्रांसफर आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। डन है। देखिए यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना मैश टोपोलॉजी के रिगार्डिंग, वो कौन सा आंसर सही है। मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट होती है ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है दोस्तों। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो जब हम मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं, ये अरेंजमेंट होता है। Mesh topology is a network structure where every device is directly connected to every other devices in the network. So this setup provide multiple redundant path for the data transmission, ensuring high reliability and fault tolerance. So if one path fails, the data can still be transmitted through the other available route. So unlike star topology or bus topology, mesh topology maximize the connectivity and minimize the risk of complete network failure, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस फॉर अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर इन इंडियन बैंकिंग। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बीएसबीडी होल्डर मस्ट मेंटेन अ मिनिमम मंथली बैलेंस ऑफ ₹500, गलत है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता। बीएसबीडी होल्डर कैन ओपन मल्टीपल बीएसबीडी अकाउंट अक्रॉस द डिफरेंट बैंक, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बीएसबीडी होल्डर कैन नॉट ओपन एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट इन द सेम बैंक वेयर दे होल्ड बीएसबीडी अकाउंट, बिल्कुल सही है। देखो यदि किसी भी कस्टमर का, याद रखिएगा बिल्कुल ये पॉइंट रामबाण है, किसी भी कस्टमर का अगर कौन सा बीएसबीडीए अकाउंट खुला है, ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट नहीं खोल सकता, वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकता। क्या नहीं खोल सकता, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकता। तो खोल कौन सा सकता है, वो खोल सकता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, ठीक। तो कौन सा नहीं खोल पाएगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को नहीं खोल पाएगा। और कौन सा खोल पाएगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खोल पाएगा, ठीक है दोस्तों। बीएसबीडीए होल्डर आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली चेक फॉर ट्रांजेक्शन अबव 10,000, ये भी गलत है। सो बीएसबीडीए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर द बीएसबीडीए hold BSBDA, a BSBD holder is not permitted to have any other saving bank account within the same bank. So if the customer has an existing saving account in the bank, so they are required to close it within the 30 days, ठीक है दोस्तों। The rule is part of the financial inclusion strategy to ensure fair access to the basic banking services without requiring a minimum balance or imposing additional liability. Multiple BSBDA across different bank are not restricted, but only one BSBD is allowed per bank.
फिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा क्वेश्चन आ गया 51, क्या कहता है? इफ अ चेक डिपॉजिटेड इन अ बैंक ए बाय डिपॉजिटर, द बैंक ए, देखो, इफ अ चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ए बाय अ डिपॉजिटर एंड बैंक ए सेंड इट टू बैंक बी फॉर क्लियरिंग, बट द चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 3 months, हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द चेक? इस केस में चेक के भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई कस्टमर ने दिया बैंक को, बैंक ने क्लियरिंग के लिए बी बैंक को दिया, और उसके बाद भी पेमेंट के लिए चेक को 3 महीने तक प्रेजेंट नहीं किया गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो यहां पे जिम्मेदारी पूछी गई है, द डिपॉजिटर इज रिस्पॉन्सिबल एज दे फेल टू फॉलो अप विद द 3 month, गलत है। अ बैंक ए इज रिस्पॉन्सिबल एज इट फेल टू प्रोसेस द चेक इन टाइम। फिर आया सी, बैंक बी इज रिस्पॉन्सिबल एज इट शुड हैव processed the check immediately. Neither bank nor depositor is responsible as as the check become stale after 3 months and cannot be processed without revalidation। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया था कि इसमें कौन जिम्मेदार होगा? तो 3 महीने के बाद अगर चेक को प्रस्तुत किया गया है, देखो जैसे क्या हुआ, कस्टमर ने 3 महीने के बाद प्रस्तुत किया, ठीक, तो ना तो कस्टमर जिम्मेदार होगा ना बैंक जिम्मेदार होगा। फिर क्या लिखा है? इन बैंकिंग अ चेक इज वैलिड फॉर 3 months फॉर द डेट from the date of issuance. If it is not presented for payment within the period, it becomes stale. So once a check is stale, it cannot be cleared through the regular banking system. Neither the depositor nor the bank involved can process the payment. So to use the check again, the drawer must revalidate it by issuing a new check or extending its validity. So this policy help prevent unauthorized or delayed transactions। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, अंडर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वन पर्सन कंपनी? ओपीसी की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो एन वन पर्सन कंपनी कैन हैव मोर देन वन मेंबर एज long as it is within the same family. An OPC is treated as a public limited company by law. An OPC must have only one person as a member and another as a employee और नॉमिनी। सही है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। वन पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग ये सही है कि ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर यहां पे होगा और अदर पर्सन इसके नॉमिनी के फॉर्म में हो सकते हैं। तो अब वन पर्सन कंपनी अंडर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर where only one individual can be member. So however a nominee is mandatory who take over the company's responsibilities in case of the sole members incapacity or death। ठीक है, तो OPC is treated as a private limited company, not a public limited company, is in legal standing, making it easier for solo entrepreneurs to operate the limited liability without needing to involve additional shareholders. So this structure ensure continuity while maintaining control in a single person hand। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए हमारा दिवाली ऑफर अभी वैलिड है और इस ऑफर के तहत JAIB क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नवंबर 2025 एग्जाम के लिए 1499 रुपए में। सो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं इस बैच को, आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस बैच को, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बैंक गारंटी इन स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट? सो SNRR अकाउंट के तहत बैंक गारंटी जो प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बैंक गारंटी कैन बी इशूड फ्रॉम एन SNRR अकाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। SNRR अकाउंट आर परमिटेड टू होल्ड and issue bank guarantee for business transactions conducted by the account holder subject to FEMA guidelines। बिल्कुल सही है, एनी रिस्ट्रिक्शंस के बिना आप नहीं कर सकते जारी, FEMA गाइडलाइंस के तहत कर सकते। बैंक गारंटी फ्रॉम एन SNRR अकाउंट कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी। बैंक गारंटी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन SNRR अकाउंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपका सबसे सही आंसर बी है सर, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, फेमा गाइडलाइंस के तहत आप बैंक गारंटी इशू कर सकते हैं। सो SNRR अकाउंट स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी
नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, सही तो बोला, आर स्पेशली डिजाइन फॉर नॉन रेजिडेंट विद लिजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। तो जैसे कोई नॉन रेजिडेंट है, क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में आता है, ठीक है, किसके लिए, इंडिया में आता है, और इंडिया में वो किस पर्पज से आता है, बिजनेस पर्पज से, किस पर्पज से आता है, बिजनेस पर्पज से अगर आता है, ठीक है, किस पर्पज से आता है, बिजनेस पर्पज से, तो बिजनेस पर्पस में वो भारत में 7 साल तक, 7 ईयर्स तक ये अकाउंट भारत में जब वो आएगा तो उसको SNRR अकाउंट दिया जाएगा और 7 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जब भी SNRR अकाउंट की बात की जाएगी तो लिजिटिमेट यानी कानूनी तौर पे जो लीगल है, बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में, तो वो आ सकता है। अंडर द FEMA guidelines, these account can support bona fide business transactions, including the issuance of bank guarantee, as long as they comply with the term of FEMA regulations and are incidental to account holder business activity. So, however, BGs in SNRR account must align with the specified business purposes and should not be freely convertible to the foreign currency, ठीक है। Now, foreign currency deposit account if inoperative for how many years? तो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट अगर 3 साल तक के लिए इनऑपरेटिव रहता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट पे, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको आंसर देना है कि विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे 3 साल करेक्ट है, मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है, फाउंडेशन में भी पढ़ाया और MCQ बैच में भी पढ़ाया है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट account that remains inoperative for 3 years are subject to crystallization। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं प्रिवेलिंग रेट पर। क्वेश्चन नंबर 55, इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड while collecting बैंक नोट फ्रॉम अ कस्टमर यू कम अक्रॉस 2 counterfeit नोट, अगर आपको ग्राहक से नोट लेते में 2 नोट नकली मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन बाय द बैंक, बैंक इनमें से कौन सा स्टेप लेगा, बैंक इनमें से कौन सा स्टेप लेगा। अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इज सेंट बाय द नोडल बैंक ऑफिसर टू द नोडल पुलिस स्टेशन अलोंग विद द सस्पेक्टेड काउंटरफीट नोट एट द एंड ऑफ द मंथ। FIR on prescribed format along with the counterfeit note is filed immediately by the nodal bank officer with the local police authorities. The note are written to the customer, but a weekly report is sent to the head office. A copy of the monthly consolidated report FIR is sent to the forged note vigilance cell at the रीजनल ऑफिस। तो आंसर पहला सही होगा यहाँ पे, ठीक है, पुलिस स्टेशन में भेजे जाएंगे नोट के साथ, है ना। जो हमारा नोडल बैंक ऑफिसर होगा वो नोडल पुलिस स्टेशन को अलोंग विद द सस्पेक्टेड काउंटरफीट नोट, है ना, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो भेजेगा मंथ के एंड में, क्योंकि सिर्फ 2 ही नोट की बात है, अलग अलग लीफ पे अलग अलग मामला है, तो मामले को समझ लेते हैं। फॉर केस ऑफ डिडक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट अप टू 4 पीसेस, अगर आप 4 पीस तक, कितने पीस तक, 4 पीस तक के नोट आप पकड़ते हैं इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आप सेंड कर सकते हैं। नोडल बैंक ऑफिसर करेगा किसको, पुलिस अथॉरिटीज को, और नोडल पुलिस स्टेशन को अलोंग विद द सस्पेक्टेड काउंटरफीट नोट। इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट ऑफ 5 एंड मोर, 5 और 5 से ज्यादा होगा तो FIR कर दी जाएगी। इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन द काउंटरफीट नोट शुड बी फॉरवर्डेड इमीडिएटली बाय द नोडल बैंक ऑफिसर, लोकल पुलिस अथॉरिटीज एंड नोडल पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग FIR, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट FIR सेल बी सेंट टू द फोर्ज नोट विजिलेंस सेल एट द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट फॉर फ्लोटिंग रेट लोन इन इंडिया, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, किसके रिगार्डिंग, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट फॉर फ्लोटिंग रेट लोन इन इंडिया, फ्लोटिंग रेट लोन के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान होगा, बैंक कैन चूज डिफरेंट एक्सटर्नल बेंचमार्क विद इन द सेम लोन कैटेगरी टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोरोअर, शुद्ध गलत है। फ्रॉम 1 October 2019 ऑल फ्लोटिंग रेट पर्सनल एंड और रिटेल लोन
and floating rate loan to micro small medium enterprise must be linked to the external benchmark rate. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं आपको परेशान नहीं होना है. Now, external benchmark lending rate EBLR was introduced by the Reserve Bank of India in 2019 to make interest rate on loan more transparent and linked to the external benchmark like the repo rate. ठीक है. So the change aimed to speed up the transmission of monetary policy rate and providing borrower with faster benefit from any rate cuts. फिर क्वेश्चन नंबर 57 आता है. In the account opened through OTP based Aadhaar eKYC for non face to face customer, what is the maximum aggregate credit? क्रेडिट आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं. मैंने पढ़ाया यही क्वेश्चन. 2 लाख रुपए तक क्रेडिट कर सकते हैं, बैलेंस 1 लाख रुपए तक हो सकता है. ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी. ये 3 पॉइंट पढ़ लीजिए. अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इन 3 पॉइंट के बाहर नहीं जाएगा. Restrictions for account of non-face-to-face customer with OTP-based KYC of Aadhaar. Aggregate balance of all the deposit account of the customer shall not exceed rupees 1 lakh. ठीक है दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए. Aggregate of all credit in the financial year in all the deposit account taken through shall not exceed rupees 2 lakh. For borrower account only term loan shall be sanctioned and the aggregate amount of the term loan sanction shall not exceed rupees 60,000 in a financial year. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 कहता है which of the following statement is correct regarding small prepaid payment instrument with a cash loading facility. तो स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विद द कैश लोडिंग फैसिलिटी. So a maximum amount that can be loaded in such PPI during any financial year is 10,000 and they are not reloadable. ठीक है दोस्तों, गलत स्टेटमेंट है. आप महीने का 10,000 कर सकते, ईयर का नहीं, महीने का. तो एक साल में आप 1,20,000 रुपए लोड कर पाएंगे. द पीपीआई अलाउड अ मैक्सिमम रुपीज 1,20,000 to be loaded during a financial year are reloaded in a nature. बिल्कुल सही है. Maximum amount outstanding at any time in the PPI rupees 1,20,000 and they can be used for cash withdrawal. Cash withdrawal नहीं कर सकते. Small PPI allow monthly loading limit of rupees 1,20,000. गलत है. आंसर आपका बी सही हो जाएगा. तो स्मॉल पीपीआई ध्यान से सुनिएगा सभी दोस्त, ध्यान से देखिएगा. स्मॉल पीपीआई आर रीलोडेबल एंड allow a maximum aggregate loading limit of rupees 1,20,000 during a financial year. Monthly maximum rupees 10,000. ठीक है. So the PPI can only be used for purchasing goods and services and do not allow the cash withdrawal. ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी क्लास. आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आ रही होंगी और हमने PYQ 5th क्लास आज कवर की है. सो दिवाली के इस पावन अवसर पर आप सभी को दिवाली ऑफर सेल भी ऑफर किया गया है, जहां पे आप 60% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर. 27 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड है. तो 6 मंथ महापैक आप 2499 में, 12 मंथ महापैक 3599 में और 24 महीने का महापैक 5599 में अवेल कर सकते हैं. महापैक से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने भी बैच आपके लॉन्च होंगे, इस जितनी भी वैलिडिटी का आपने बैच लिया होगा सब आपको मिलेंगे. 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है. ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो JAIB क्रैश कोर्स भी आपको लिस्ट प्राइस में अवेल हो रहा है और आप JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं, जहां 4 कंपलसरी पेपर की बुक्स आपको मात्र 1224 में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मिल जाती हैं. तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद.